मध्य प्रदेश में 24 के संग्राम के लिए बीजेपी ने सभी प्रभारी तैनात कर दिए हैं, लेकिन रण में उतरने सीएम शिवराज के अलावा बीजेपी की त्रिमूर्ति भी अंदर खाने तैयारी में जुटी है। महारथियों में पहला बड़ा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। प्रभाव 22 सीटों पर। ग्वालियर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी उनकी कर्मभूमि है। मुंगावली, बमोरी, पोहरी पर उनका वर्चस्व है। त्रिमूर्ति में दूसरा बड़ा नाम मुरैना से 2 बार सांसद और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। जौरा, सुमावली, दिमनी, अंबा सीट जिताएंगे। तीसरे बड़े महारथी नरोत्तम मिश्रा, जो बीजेपी के संकट मोचक और सरकार में नंबर 2 भी है। डबरा से विधायक रहे मिश्रा डबरा, भांडेर, गोहद, महगांव का रण संभालेंगे। बीजेपी सही समय आने पर अपनी त्रिमूर्ति का ऐलान करेगी। 24 हमारे प्रभारी हैं और ये प्रभारी अपने अपने काम में पहले दिन से जुट गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी मैं हमेशा इस बात का उल्लेख करता हूँ कि हम लोग तो 24 आवर लाइव ऑर्गेनाइजेशन है। नरेंद्र सिंह जी तोमर का आपको ध्यान में नहीं है कि पूरा दौरा भी उनका हो गया, पूरी लोकसभा घूम गए वो। सिंधिया जी मैदान में उतर गए हैं, लगातार लोगों से उनके कांटेक्ट, बातचीत सब चल रही है। उधर कांग्रेस मुखिया कमलनाथ भी अपनी जमावट में जुटे हैं। मालवा में सज्जन सिंह वर्मा, जीतू पटवारी, तो ग्वालियर चंबल में अशोक सिंह, केपी सिंह, डॉक्टर गोविंद सिंह, रामनिवास रावत हैं। सिंधिया के जाने के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह भी अब दबंगई से मैदान में दिखेंगे। देखिए, चुनाव व्यक्ति के चेहरों पे नहीं होता, चुनाव व्यक्ति के कामों पे होता है। हमारे पास कमलनाथ जी भी हैं, हमारे पास हम भी हैं, हमारे सब लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, डॉक्टर गोविंद सिंह हैं, सब लोग पूरी टीम मिलके एक टीम काम करती है, व्यक्ति काम नहीं करता। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को इतनी बार सांसद किसने बनाया? ये जो नूतन क्षितिजों पर वो बैठे थे, किसने बिठाया? जनता ने बिठाया। आने वाले चुनावों में जनता कांग्रेस पार्टी के साथ है। ये चुनाव दोनों के लिए डू और डाई का होगा। कांग्रेस के तरकश में जहां किसान कर्ज माफी, बिजली बिल, गेहूं खरीदी, कोरोना महामारी जैसे मुद्दों के तीर होंगे, वहीं बीजेपी प्रदेश स्तरीय मुद्दों के साथ पीएम मोदी की कद्दावर छवि, अनुच्छेद 370, राम मंदिर जैसे बड़े फैसलों को भुनाएगी। बीजेपी का 13 क्षेत्रों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल रैली का प्लान भी तैयार हो चुका है। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी के त्रिदेव। तो ये जो त्रिदेव हैं, खासतौर से ग्वालियर चंबल जिनकी जड़ें हैं, चाहे हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की या केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की, या मध्य प्रदेश की सरकार के नंबर 2 और सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की, इन त्रिदेव पर काफ़ी हद तक दारोमदार है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदों का, उन उम्मीदों का जो अगर ठीक से परवान चढ़ी तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले 5 साल निष्कंटक होंगे मध्य प्रदेश में, और इसी के साथ वो 2023-24 की अपनी तैयारी भी मजबूती से कर पाएगी। लेकिन ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया साहब को कैसा सपोर्ट सिस्टम बीजेपी से वहाँ मिलता है। हालांकि अब वो बीजेपी के हैं, बीजेपी उनकी है, लेकिन फिर भी राजनीति में कई जगह अगर मगर और पेंचो खम होते हैं, तो वो महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी तरफ कांग्रेस अभी तक चुप्पी साधे हुए है। इस चुप्पी के पीछे कौन सी रणनीति है ये कांग्रेस ही जानती होगी, लेकिन इतना ज़रूर है कि ये चुप्पी ये नहीं कह रही है कि कांग्रेस सुस्त पड़ी है या ठंडी पड़ी है। कांग्रेस किसी रणनीति के तहत चुप नज़र आ रही है और वो मान रही है कि सही वक्त आने पर वो हमला बोलेगी। तो ये सही वक्त उसका कब खत्म होगा, मंत्रिमंडल विस्तार के साथ या कुछ और घटनाक्रम जिनका वो इंतज़ार कर रही है कांग्रेस। कई महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर हम आज एक बार फिर बात करेंगे, और मसला सबसे महत्वपूर्ण यही है जो हम बार बार आपसे ही बात कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश के ये 24 विधानसभा सीटों के उपचुनाव किसी मामले में, किसी मायने में आम चुनाव से कम नहीं है। मिलिए उन मेहमानों से जो बातचीत में हमारे साथ रहेंगे। हमारे साथ 2 वरिष्ठ नेता रहेंगे रिस्पेक्टिव पार्टीज़ के। पहले मुलाकात करिए उमाशंकर गुप्ता जी से, वरिष्ठ नेता भारतीय जनता पार्टी, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर हमारे साथ रहेंगे। बहुत स्वागत है गुप्ता जी। हमारे साथ हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर और पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लाखन सिंह यादव, और अंग्रेज़ी में वो जो कहते हैं अगेंस्ट ऑल ओड्स, तमाम प्रतिकूलताओं के बाद ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के साथ अड़े रहे, डटे रहे, जमे रहे जो नेता हैं, उनमें से वो एक हैं। उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक
कई पुस्तकों के लेखक शिव अनुराग पटेरिया जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं। पटेल साहब, पहली टिप्पणी आपकी लेकर आगाज़ हम करते हैं इस विश्लेषण उपचुनाव का, और इसमें जो त्रिदेव हैं इनकी भूमिका का किस तरह आप देखते हैं कि ये जो त्रिमूर्ति है भारतीय जनता पार्टी की ग्वालियर चंबल के लिए, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया एक नया चेहरा है बीजेपी के लिए, लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पुराने और अनुभवी चेहरे, किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, वास्तव में त्रिमूर्ति नहीं, भारतीय जनता पार्टी में तमाम मूर्तियां हैं। भारतीय जनता पार्टी हर वक्त के लिए एक नई मूर्ति अपनी तैयार रखती है। जैसे बेंगलोर जाना था तो उमाशंकर जी को पहुंचा दिया, एक नई मूर्ति थी हमारे सामने, थोड़ा विषयांतर करते हुए कह रहा हूं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास तमाम चेहरे हैं, तमाम टूल्स हैं, तमाम लोग हैं। देखिए, त्रिमूर्ति आपको सामने निश्चित तौर पर दिखाई देगी, लेकिन जहां अन्य नेताओं की जरूरत होगी, अन्य नेता भी उपयोग में लिए जाएंगे। जैसा कि बी.डी. शर्मा जी ने कहा कि 24 क्षेत्रों के प्रभारी हमारे सक्रिय हो गए हैं, और जो त्रिमूर्ति है वास्तव में त्रिदेव बहुत अच्छा काम करने वाले हैं। सबने टाइम टेस्टेड लोग हैं। नरेंद्र सिंह जी तोमर ने वक्त के साथ में अपने आप को खरा साबित किया है, चाहे मध्य प्रदेश में मंत्री रहे हों, चाहे भाजपा के अध्यक्ष रहे हों, चाहे केंद्रीय मंत्री रहे हों। नरोत्तम मिश्रा ऑपरेशन लोटस 1, लोटस 2 दोनों में अपना जौहर दिखा चुके हैं। दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ जितनी बड़ी मोर्चाबंदी नरोत्तम मिश्रा ने की थी, उनको रखा था, नरोत्तम जी को भी उन्होंने केंद्र में रखा था। और शिवराज जी एक कहा जाए एक एक्सेप्टेबल एक फेस है जो पूरे मध्य प्रदेश में जिनको जाना जाता है, पहचाना जाता है। तो मुझे लगता है ये रण बहुत गजब और अजब होने वाला है। जी, अभी तो ये शुरुआत है, रण बड़ा भीषण होगा, ये बात बिल्कुल ठीक है और होना भी चाहिए, लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। लेकिन भीषण रण से आशय किसी ऐसी घटना से नहीं है। अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन दोनों दल करें और आगे बढ़ने का प्रयास करें, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। मैं लाखन जी की तरफ चलता हूं, अगर वो मुझे सुन पा रहे हो ठीक से। लाखन जी, जानना चाहूँगा मैं, कांग्रेस की तैयारियों की बात करूं तो त्रिमूर्ति कांग्रेस की अनुभवी त्रिमूर्ति है, मजबूत त्रिमूर्ति है, और बहुत सारे जिसको कहना चाहिए कि बहुत सारे दरियाओं का और नदियों का पानी पीकर मैदान में उतरने वाली त्रिमूर्ति है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का साथ है तो ये और ज़्यादा मजबूत टीम मानी जा रही है। इस मजबूत टीम का मुकाबला, क्योंकि ग्वालियर चंबल की 16 सीटें ही तय करेंगी कि पल्लड़ा किसकी तरफ झुकेगा, तो कांग्रेस किस तरह से मुकाबले में उतरेगी इस त्रिमूर्ति के सामने? जी यादव साहब। शरद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी कि आपने ग्वालियर चंबल में त्रिमूर्ति, जो आप एक कोड वर्ड दे रहे हैं त्रिमूर्ति है, क्या बाकी के जो लीडर हैं ग्वालियर चंबल में भारतीय जनता पार्टी के, वो क्या बूथ लेवल के कार्यकर्ता बन गए क्या? ये तीन ही लोग हैं इनके नैया पार करने वाले लोग। तो मेरा ये प्रश्न है कि वहाँ तीन नहीं, भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता, उनका भी नाम लेंगे तो मुझे लगेगा अच्छा लगेगा जी। रहा सवाल हमारी पार्टी का चुनाव में रण में उतरने का, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने, खास तौर पर हम जो आज जो तात्कालिक जो हमारे यहाँ जो 16 सीट की ग्वालियर चंबल की हम बात कर रहे हैं, ये 16 सीट मध्य प्रदेश की आने वाली सरकार का फैसला, उसका टाइम ये तय करेंगी। मैं बताना चाहता हूं, पिछले 2018 के चुनाव में ये 16 सीटों के मतदाताओं ने, ये जो विधायक लोग जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, बेंगलोर में जाके इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ इस क्षेत्र की जनता का जो सौदा किया है, ये सारा का सारा विधानसभा का मतदाता ये चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस तो इनके सपोर्ट के लिए खड़ी रहेगी। ये समूचा 16 सीट का मतदाता इनसे बदला लेने के लिए तैयार खड़ा हुआ है। और मैं ऐसा मान के चलता हूं कि कांग्रेस हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ती रही है, और कांग्रेस के बैनर पे ये लोग जीत के गए हैं। और कांग्रेस को जाके इन्होंने वहाँ सारे मतदाताओं का जो इनको 5 साल के लिए जनादेश दिया था इस विधानसभा के लोगों ने, इन्होंने जाके जो बेंगलोर में जो छल किया, हमारे विधानसभा की जनता को वहाँ जाके इसका सौदा किया, बेका। ये जनता चुनाव लड़ रही है, और मुझे लगता है कि ये जब भी निर्वाचन का डेट आएगी तो मुझे लगता है इसके आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उमाशंकर जी, कांग्रेस का बार बार वक्तव्य यही है, मैं जब से इस विषय को सुन रहा हूं कांग्रेस के नेताओं की तरफ से,
उनका एक ही कहना है, शेक्सपियर के कथानकों की तरह कि विश्वासघात किया है और कांग्रेस को बहुत अधिक नहीं करना है, जनता ही उसका हिसाब किताब चुकाएगी। बहरहाल ये उनका विश्वास है, इसके लिए उनको शुभकामनाएं। लेकिन बीजेपी त्रिमूर्ति कह लें, अब यादव साहब ने कुछ एडिशन उसमें किया है कि प्रभात झा जी को भी उसमें होना चाहिए और भी जयभान सिंह पवैया को होना चाहिए। तो चलिए पंचमूर्ति सही जी भी है उसमें, जी पंचमूर्ति सही, ये जो पंचमूर्तियाँ होंगी या षष्ठ मूर्तियाँ होंगी, सप्त मूर्तियाँ होंगी, 10 मूर्तियाँ होंगी, जितने भी हैं बीजेपी के दशावतार कह लें हम, जो भी हैं, ये सब सक्रिय होंगे। लेकिन क्या आप मानते हैं कि ये कांग्रेस जिस तरह से कह रही है, अभी मुझे भी इस पर आश्चर्य है कि कांग्रेस अभी चुप है, सिवाय ये कहने के विश्वासघात के वो कुछ नहीं कह रही है। ये उसकी रणनीति है, कोई ट्रम्प कार्ड वो पटकेगी, या आपको लगता है कि उसकी ये जो एक सोच है, ये क्या उसकी ताकत है या आप इसको उसकी कमजोरी के रूप में देखते हैं? देखिए शरद जी, सबसे पहले तो मैं आपसे एक व्यक्तिगत निवेदन करना चाहता हूँ जी, और वो ये है कि लखन यादव जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं जी, आपके भी हैं जी, तो ये सिंधिया जी की बुराई उनसे मत करवाइए, उनको उसी क्षेत्र में आगे भी चुनाव लड़ना है जी। तो कभी इस मामले पे जब रहे तो आप कांग्रेस के किसी दूसरे अंचल के नेता बड़े को किया नेतार्थ करिए। हैं सर, ये मेरा आपकी इस बात व्यक्तिगत के। सुझाव है। बड़े वैसे नेतार्थ जहाँ हैं। तक बात रही जी आदरणीय जी 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 मेरे मित्र हैं इसलिए मुझे चिंता है उनकी। जी, जी। दूसरी बात यह है कि आदरणीय पटेरिया जी ने जैसे कहा है और लखन जी ने भी बिल्कुल कहा है, बिल्कुल गुप्ता भारतीय जी, जनता आपको पार्टी चिंता एक करने की सामूहिक बिल्कुल नेतृत्व में जरूरत भरोसा नहीं रखती है। सिंधिया जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विस्फोटक व्यक्ति थे, आज आपके साथ रहे, आप सुरक्षित रहिए, बचिए उनसे, नहीं तो आपके दल में भी वो विस्फोट करने का काम रखेंगे। मेरी चिंता आप मत करो, अपने दल की चिंता करो। आपको मालूम है ट्विटर से उन्होंने अपना वो हटा दिया है। चलिए ये विषय सारी पर चीजें लौटते गौर हैं, करो गुप्ता विषय जी। पर लौटते हैं, जो विषय पर काम लौटते हम हैं। लोग लंबे समय से विषय पर कांग्रेस आते हैं। झेलती जी रही। गुप्ता साहब अपनी चलिए, बात जी, पूरी जी, करिए। जी, जी 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 गुप्ता साहब जी 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 तो सर जी, मेरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व में भरोसा रखती है। निश्चित ही हमारे नेता जिनके आपने नाम लिए हैं बड़े प्रमुख नेता हैं, उस अंचल के नेता हैं, प्रदेश स्तर के नेता हैं। आदरणीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भी हों तो प्रदेश स्तर के नेता हैं, नरेंद्र सिंह जी तोमर भी प्रदेश स्तर के नेता हैं हमारे, आज तो केंद्रीय नेता भी हैं, नरोत्तम जी भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, और भी जो नाम हैं ये सब हमारे वरिष्ठ नेता हैं। और भारतीय जनता पार्टी एक संगठन और काडर आधारित पार्टी है, आप इससे सहमत होंगे। दूसरी तरफ जब आप कांग्रेस को देखते हैं तो कांग्रेस है कहाँ? ये गुटों में बटी हुई व्यक्तियों का समूह है। आप आज तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए कि अगर चंबल ग्वालियर संभाग में कांग्रेस को कोई भी निर्णय करना है, यानी सिंधिया जी जो करेंगे वही होता था। आज 16 विधायक अगर कांग्रेस के जीते थे तो सिंधिया जी के खेमे के कहे जाते थे, उनके कहने से टिकट मिले, उनके कहने से उन्होंने त्यागपत्र दिया। तो कांग्रेस है कहाँ है? एक कमलनाथ गुट है, कांग्रेस तो है नहीं, दिग्विजय सिंह गुट है, अलग अलग गुट में बटे हुए नेता हैं, इसलिए कोई कांग्रेस का वर्चस्व आज मध्य प्रदेश में नहीं है, इन नेताओं का वर्चस्व है। और चंबल और ग्वालियर संभाग का जो इनका एक चेहरा था, नेता था प्रमुख रूप से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जिसके बल पर कांग्रेस वहाँ जीतती थी। और एक बात और ध्यान रखिए, ये जो 16 सीट 2018 में कांग्रेस जीती है वो हमेशा परंपरागत कोई कांग्रेस की सीट नहीं रही है, अनेक बार भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ जीती है। तो और अब इस चुनाव में जब सिंधिया जी जिसके बल पर कांग्रेस वहाँ चुनाव जीतती थी, उनके साथी सब भारतीय जनता पार्टी में हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक मूल ताकत है वहाँ, जो बराबर लड़ाई लड़ती है, बराबरी पर चुनाव लड़ती है, कई बार जीतती, कई बार हारती है। प्लस सिंधिया जी, इसके बाद तो कांग्रेस कुछ बचती नहीं है। आप जो कह रहे हैं कांग्रेस चुप है, तो कांग्रेस के पास कुछ है ही नहीं, वो ढूंढ रही है इधर उधर के नेताओं को, कहीं से कोई आ जाए, काम चल जाए। और एक ही बात, वो विश्वासघात। तो विश्वासघात तो कांग्रेस ने मध्य प्रदेश की जनता के साथ किया है। 2018 में जितने वायदे किए थे झूठे, चाहे वो बेरोजगारी वाला हो, किसानों वाला हो, बिजली वाला हो, ये सारे मुद्दे वो विश्वासघात किया। और उसी से घबराकर, परेशान होकर इन 16 विधायकों ने, 22 विधायकों ने अपनी विधायकी छोड़ी है, 6 मंत्रियों ने मंत्री पद छोड़ा है कि ये जनता को जवाब क्या देंगे। तो ये जो विश्वासघात तो ये तो कांग्रेस ने किया है पूरे मध्य प्रदेश की जनता के साथ, इसलिए ये कोई मुद्दा रहने वाला नहीं है।
ये पब्लिक है आज की, आज का मतदाता सब जानता है, सब समझता है, और वो ये देख रहा है कि उससे जो एक भूल हुई, धोखा हुआ था, उसको सुधारने का मौका है। फिर से शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो बनी है और तेजी से फिर से गरीबों के कल्याण के, किसानों के कल्याण के और प्रदेश को आगे ला जाने की फिर योजनाएं क्रियान्वित हो रही है, तो निश्चित ही इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अपनी ताकत में जो इजाफा हुआ है उसके साथ मिलकर हम इन सभी सीटों पर भारी मतों से जीतेंगे। चलिए, इसका पैमाना वक्त बनेगा और वक्त हमें ये बताएगा कि दोनों ही पार्टियां जो दावे कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, उनमें कितनी मजबूती है और कितनी सत्यता है। पटेल साहब, आप इसे कांग्रेस की रणनीति मानते हैं या आप मानते हैं क्योंकि पार्टी जिस तरह की चोट खाकर सत्ता से हटी है, तो वो अभी तक चुनावी रण में एक उस किस्म की सक्रियता कांग्रेस की तरफ से नहीं दिखी है। कुछ अंदर खाने की खबरें ये रही कि ये रणनीति का हिस्सा है और वक्त आने पर कांग्रेस हमला बोलने की तैयारी कर रही है और फिलहाल वो रुकी हुई है। आप किस तरह देखते हैं बीजेपी के बरक्स कांग्रेस की तैयारियों को? देखिए, दोनों पार्टियों का काम करने का तौर तरीका अलग है। भारतीय जनता पार्टी जहां कैडर बेस्ड पार्टी है, उनका अपना संघ है, संगठन है, एक रणनीति की। कांग्रेस को आप बहुत अच्छी तरीके से कहते हैं मास बेस्ड पार्टी है और जिसमें व्यक्तियों का अपना वर्चस्व है। कमलनाथ जी अपनी रणनीति के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए जाने जाते हैं, अपनी कूटनीति के लिए दिग्विजय सिंह को आप बहुत अच्छी तरीके से पहचान सकते हैं। सुरेश पचौरी को आपको जाति के समीकरणों के लिए आप पहचान सकते हैं कि बहुत अच्छी तरीके से एनालाइज करते हैं। ओबीसी लीडर के तौर पर अरुण यादव को, मुझे लगता है सबकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कमलनाथ जी ने तय कर दी है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में कांग्रेस एक उम्मीद कर रही है कि जैसे ही मंत्रिमंडल बनेगा और उससे जो असंतोष पैदा होगा, उस असंतोष को अपनी ताकत के तौर पर कांग्रेस तब्दील करना चाहेगी, उनके नाराज लोगों को अपने साथ जोड़ना चाहेगी। इसलिए ध्यान करिएगा कि मंत्रिमंडल का विस्तार धीरे धीरे सने सने टाल दिया गया। राज्यसभा के पहले करना बहुत ही खतरनाक हो जाता। तो मुझे लगता है कांग्रेस की सारी उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के असंतोष पर टिकी हैं और उसे लगता है कि अगर भीतरघात का मुद्दा चंबल में उठाया गया, क्योंकि चंबल के पानी की खूबी है, खुसूसियत है कि लोग सारी चीजों को बर्दाश्त करते हैं लेकिन धोखे को बर्दाश्त नहीं करते। वहां डाकू को बागी कहते हैं। चंबल में व्यक्ति सब कुछ बर्दाश्त कर लेता है लेकिन किसी अविश्वास को बर्दाश्त नहीं करता। तो मुझे लगता है अविश्वास का मुद्दा चंबल में खड़ा जरूर किया जाएगा। कांग्रेस की अपनी रणनीति है। दिग्विजय सिंह और कमलनाथ दो बहुत ही रणनीति के जानकार, गहरे जानकार हैं और मुझे लगता है जो घाव भारतीय जनता पार्टी ने कमलनाथ को दिया है वो भूलने वाले नहीं। और निश्चित तौर पर चाहे वो प्रशांत किशोर के जरिए हो चाहे या दूसरे संसाधनों के जरिए हो, एक व्यापक रणनीति के साथ आपको हाल के दिनों में मौजूद आपको दिखाई देंगे। बिल्कुल। लाखन जी, बीच में आप सुन नहीं पाए थे, उमाशंकर जी की जो मुख्य बात थी, उनके 2-3 महत्वपूर्ण बिंदु थे कि गुटों में बटी हुई है कांग्रेस और कांग्रेस इसलिए बहुत अपनी मजबूती के साथ सामने नहीं आ पाएगी। और दूसरा उनका कहना था कि बीजेपी पर अटूट भरोसा है जनता का, उनका दावा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। और शिवराज सिंह चौहान एक सर्वमान्य, सर्वलोकप्रियता का चेहरा है, इसलिए इस उपचुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी है, ये दावा उमाशंकर जी का था। शिव अनुराग पटेरिया जी की बात आप सुन ही चुके हैं, अब आपकी टिप्पणी। जी बोलिए सर। देखिए, मैं शरद भाई आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जी, जैसे उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी गुटों में बटी हुई है। एक्चुअल में ये बात सही है कि कांग्रेस में गुट हुआ करते थे, लेकिन गुट पैदा करने का जो पुंज था वो पुंज अब भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच गया है। आज कांग्रेस पार्टी पूरी तरह एक है, एक मुश्त होकर, एक मंच, एक मन बनाकर भारतीय जनता पार्टी की ये 24 की 24 सीटों पर हम लोग मुकाबला करेंगे। रहा सवाल, आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता है। मैं अभी आपके साथी यहाँ कह रहे थे कि ग्वालियर चंबल के लोग धोखा और गद्दारी को बर्दाश्त नहीं करती। ये बिल्कुल निश्चित तौर पर उन्होंने बहुत सही बात कही है। गद्दारी अभी जिन्होंने की है, ये सिंधिया जी ने गद्दारी की, उनके जो अनुयायी है उन्होंने गद्दारी की। ये सारा का सारा नज़ारा मध्य प्रदेश की जनता के साथ साथ ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जनता पूरी तरह रीड कर रही। हम लोग बेंगलोर गए, बेंगलोर में हमारे साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा था वो पूरे क्षेत्र की जनता देख रही थी। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली
चुनाव में जब ये उपचुनाव होगा तो ग्वालियर चंबल की जो 16 सीट की अपन बात कर रहे हैं, ये 16 की 16 सीट कांग्रेस जीतेगी, ये मैं दावा करता हूं। और मैं ये दावा सिर्फ और सिर्फ ये हमारे चंबल माटी के जो हमारे खुददार लोग हैं, जो गद्दारी और धोखा इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करते, वो सारे के सारे लोग ये 22 के वो हमारे 16 के 16 विधायकों से बदला लेने के लिए तत्पर है। और आप ये देख रहे हैं अभी आपके जहाँ के ये गुप्ता जी प्रभारी बन के गए हैं, लश्कर पूर्व के लश्कर पूर्व की जनता ने मुन्ना लाल गोयल जो भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में कई मतदाताओं ने अपने घरों के सामने गेट पर पर्चियां लगा रखी हैं कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी खास तौर पर मुन्ना लाल गोयल इस इलाके में, इस मोहल्ले में वोट मांगने नहीं आए। आपके मुरैना दिमनी में गिरिराज जो डंडोतिया थे, गिरिराज डंडोतिया के साथ लोगों ने कुर्ता फाड़ने का वहाँ की जनता ने काम किया और जनता ने उनको कहा कि जो 35 करोड़ रुपए आपने 35 करोड़ में हमको बेंगलोर में जाके जो बेचा, उन्होंने एक एक रुपए का कैलकुलेट करके और उन्होंने कहा कि ये हिस्सा हमारा बनता, ये हिस्सा पहले हमारा दो, उसके बाद मतदान और वोट की बात करना। तो निश्चित तौर पर शरद भाई, मैं ये आपको बताना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी को इस चुनाव में अपनी हकीकत का जो जिस तरह से ये धनबल और पैसे के दम पर इन्होंने हमारे लोगों को खरीदने का काम किया। उमाशंकर जी की रिएक्शन सिंधिया जी ने जो गद्दारी की इस क्षेत्र के अंचल को, सिंधिया जी को लोग, इस अंचल के लोग महाराज के नाम से संबोधित करते थे, लेकिन जिस महाराज ने इस क्षेत्र की जनता के पेट में जो छुरा भोंका है, इस क्षेत्र की जनता इनको कभी माफ नहीं करेगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ और ये रिजल्ट आपको देखने को मिलेगी। बड़े दावे किए हैं उन्होंने। मुन्ना लाल गोयल जी की मैं बात करूं या और बिंदुओं की बात करूं, वो कह रहे हैं कि दरवाजे पर पर्चियां लोगों ने लगा रखी हैं। बहरहाल उनके दावे एक अलग बात है, आप क्या कहेंगे? जी उमाशंकर जी। देखिए, अब ये बातें लाखन सिंह जी कह रहे हैं, कहना उनकी मजबूरी भी है। कहाँ किसने पर्ची लगवाई, कौन लगवाता है, जनता लगवाती, नेता लगवाते, नहीं लगी है, ये सब दावे हैं। हकीकत तो चुनाव के बाद ही सामने आएगी। लेकिन मैं जो एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे बड़ा हैरत है कि कल तक जिनके हम चरण छूते थे, ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनको बिकाऊ कह रहे हैं आप। आपके जो साथी आपके मंत्रिमंडल में से साथ में थे, 16 विधायक साथ में थे, आपने उनको बिकाऊ कह दिया एक झटके में। अगर आपके इस कार्य से संतुष्ट नहीं थे, आपके मुख्यमंत्री से संतुष्ट नहीं थे, तो एक दिन में वो गद्दार हो गए। कुछ तो हमें ये बात समझना पड़ेगी कि आखिर क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया बिकाऊ है? ये तो आज तक आरोप सिंधिया जी जब कांग्रेस में थे हमने नहीं लगाया उस परिवार के ऊपर कि वो बिकाऊ हैं, उनको कोई खरीद सकता है। या ये 6 मंत्री जो थे इनको खरीद लिया गया, या 16 विधायक थे उनको खरीद लिया गया। लाखन सिंह जी, ये आरोप जनता समझ रही है। एक विधायक 2 विधायक नहीं आए हैं, पूरा का पूरा 22 विधायक जी कराए हैं। मंत्री पद से बड़ा तो कोई पद नहीं होता मुख्यमंत्री के अलावा, और मुख्यमंत्री सब बनते नहीं। तो ये जो आरोप आप अनर्गल लगा रहे हैं जनता के सामने, ये जनता बारीकी से समझती है। और कहीं ना कहीं हम भले ही राजनीति में काम करते हैं, हमारे साथी इधर से उधर जा सकते हैं, विपक्ष में जा सकते हैं, लेकिन कुछ तो बातें हमें ध्यान में रखना चाहिए। अनर्गल बातों का असर जनता पर नहीं होता, क्योंकि ये पब्लिक है, सब जानती है। जी बिल्कुल, ये बात तो है, पब्लिक है, सब जानती है। और कुछ मजबूरियां, कुछ दबाव, कुछ प्रलोभन भी होते हैं, ये भी राजनीति का हिस्सा होते हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि दोनों ही पार्टियों को ये आत्मनिरीक्षण करने का ये मौका, ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम मध्य प्रदेश का ज़रूर देता है। एक उस पार्टी को जिसकी सरकार अब सत्ता में नहीं है, और उस पार्टी को भी जिसकी सरकार इसका लाभ उठाकर इस टूट फूट का सत्ता में आई है। क्योंकि कोई भी इस तरह का घटनाक्रम जब घटता है तो वो अपने साथ अच्छाई का सैलाब भी लेकर आता है, और चुनौतियों का, या जिसको आम बोलचाल में कहें खराबियों का भी सैलाब लेकर आता है। अब नीर क्षीर विवेक की तरह आप दोनों चीज़ों को देख लें, समझ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आप तीनों पैनलिस्ट का मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं। और